टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, देखो समझते हैं इस बात को क्या है। हम जब कोई भी काम करते हैं, बिजनेस हम जब करते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज क्या क्या हुई है। एक्टिविटीज का मतलब सेल, परचेज, ठीक है। तो सेल परचेज करने से हमारे पास क्या होगा, जो माल सेल करेंगे और माल परचेज करेंगे तो उसमें हमारा टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब चेंज, क्या चेंज होगा, स्टॉक में चेंज होगा, माल में चेंज होगा, ठीक है। और किस में चेंज होगा, जब माल परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो डेटर्स में भी चेंज होगा। इसी तरह से जो ओपनिंग डेटर है और क्लोजिंग डेटर है अलग अलग होंगे। ओपनिंग क्रेडिटर है और क्लोजिंग क्रेडिटर है वो भी अलग अलग होंगे। इसी तरह हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी अलग अलग होगी। इसी तरह ओपनिंग वर्किंग जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल है वो भी अलग अलग होगी। ये सारी चीजें चेंज हो रही है। इन्वेंट्री में होने वाला चेंज, डेटर में होने वाला चेंज, क्रेडिटर्स में होने वाला चेंज, वर्किंग कैपिटल में होने वाला चेंज। और ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है, क्योंकि बिजनेस में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सभी एक्टिविटी परफॉर्म करने से हमारे बिजनेस में चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को ही हम चेक करने के लिए कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सभी रेशियो जो चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं उसको कहते हैं टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटीज रेशियो। आज का हमारा जो पहला रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखो नाम से पता चलता है कि हमारे पास जब साल शुरू होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक कह सकते हो या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकते हो, वो कुछ है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ है। जो साल के अंदर हमारा चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ होगा, हमारी कंजप्शन की वजह से। हम पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। जब पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारी इन्वेंट्री की कंजप्शन बढ़ेगी। हम ये चेक करना चाहते हैं हमारी इन्वेंट्री की कंजप्शन पहले से कितने टाइम चेंज हुई है। तो यहां पर जो रेशियो होंगे वो टाइम से हुए होंगे, जो रेशियोज होंगे यहां टाइम्स में होंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री जो चेंज होती है, आप याद कीजिए आपने +1 में किया है ट्रेडिंग काउंट किया है। आपको याद होगा कि वहां पर ट्रेडिंग काउंट का जो ओपनिंग आइटम होती थी वो होती थी ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग आइटम इसकी क्या होती थी, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वहां से आपको यह भी याद होगा कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सारे कहां होते थे, ट्रेडिंग काउंट में होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि वो सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ट्रेडिंग काउंट में, और माल जो है ओपनिंग क्लोजिंग हमने ट्रेडिंग काउंट में इस वजह से लिया है क्योंकि ट्रेडिंग काउंट हमें एक चीज कैलकुलेट करने में मदद करता है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहने का मतलब वो माल जो हमने बेच दिया है उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट के अंदर सिर्फ माल परचेज किए हुए कॉस्ट नहीं आती, उस पर जो हम खर्च करते हैं, एवरी एक्सपेंसेस which is directly related with the purchase is also included in cost of the stock। उसी को हम cost of the stock में भी लेते हैं। तो यहां पर हमें एक चीज पता करना है कि हमारे पास cost of goods sold कितनी है, तो कैसे पता करेंगे। वैसे इससे पहले मैं फार्मूला भी लिख देता हूं, इसका क्या है। इसका फार्मूला हमारे पास है cost of goods sold डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कह सकते हो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक नाम और से जाना जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी वो कॉस्ट जो हम सेल करेंगे, माल सेल करेंगे, उससे उसकी एक्चुअली कॉस्ट क्या है,
कॉस्ट के अंदर सिर्फ माल परचेज करने की कॉस्ट नहीं होती, उसके अंदर खरीदने की कॉस्ट, उसको लाने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट, सॉरी पैकेजिंग कॉस्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। तो जो डायरेक्ट रिलेटेड है सभी डायरेक्ट खर्चों को हम इस कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का और एवरेज इन्वेंट्री नाम से पता चलता है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, बड़ा ही आसान, क्या होना चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, बिल्कुल, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच का एवरेज। आप परसेंटेज निकालते हो, आप अपनी एवरेज निकालते हो, है ना। मान लीजिए एक डिस्टेंस से आप 0 किलोमीटर से यहां पर 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाते हो, तो एवरेज डिस्टेंस डेली जाते हो तो इसका एवरेज डिस्टेंस बीच वाला होता है, यानी वो चीज जो बीच में। और जब एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, वो क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, जो क्या रह जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। अब आती है हमारे पास बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, मैं इसको रब कर दूं बच्चों, ठीक, ओके। तो बड़ी आसान सी चीज थी। देखिए हमारे पास हमें कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप फार्मूले याद करोगे तो बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं। पुरानी चीजों से ही आप नई चीजें कैसे बनाओ उसे हमें देखना है। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता था, उस ट्रेडिंग अकाउंट से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला कैसे बनाओगे मैं बात करता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था उसके एक साइड डेबिट और क्रेडिट हुआ करती थी। सबसे पहले हम लेते थे ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लेते थे परचेज। मैं नेट परचेज ले लेता हूं, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सिर्फ 3 ही आइटम है जो हमारे पास इस साइड आती थी। क्रेडिट साइड में हमारे पास आती थी नेट से और क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से 2 आइटम, और जो बचता था हमारे पास क्या बचता था, बैलेंसिंग फिगर जो होती थी हम एक बार प्रॉफिट ही मान लेते हैं, ठीक है। लॉस होगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। आपसे कोई कहता है, मान लीजिए यहां सेल आपकी है 1 लाख और प्रॉफिट आपका है मान लीजिए 50,000। जितना भी माल आपने बेचा है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ग्रोस प्रॉफिट तो आपको पता है, हमने पहले से दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, यानी जो ये माल बेचा गया है इसकी एक्चुअली कॉस्ट कितनी थी। बड़ा ही आसान होता है ना। हम क्या करें, जो प्रॉफिट जो सेल है उसमें से अगर हम प्रॉफिट को लेस कर दें तो जो आएगा वो खर्च ही आ जाएगा। मुश्किल लगी चीज, मेरे ख्याल से आसान है। खर्च कैसे पता चलेगा, जो सेल है सेल में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दो, प्रॉफिट लेस कर दो। मेरे पास कोई चीज है, कोई पेन है, ये चौक है, मान लीजिए 10 रुपए का जो है चौक है और मैं इसमें 2 रुपए कमाता हूं, तो कॉस्ट कितनी हुई, 8 रुपए हुई। सिमिलरली इसी तरह से जो मैंने सेल की है वो 1 लाख की है, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 50,000 हुआ है, तो मेरा इसमें कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 हो जाएगा। तो हमने कैसे पता किया, तो इसको निकालने का हमारे पास फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाता है, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट से हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे। अच्छा, दूसरा फार्मूला, एक और फार्मूला है हमारे पास, हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही वो फार्मूला निकाल सकते हैं। हम क्या करें, जो आइटम बच गई है, नेट सेल हमने यूज कर लिया पहले फार्मूले में, ग्रॉस प्रॉफिट हमने यूज कर लिया पहले फार्मूले में, जो आइटम बच गई है यानी इस साइड वाली आइटम को सभी को ऐड कर दे और इस साइड वाली आइटम को हम लेस कर दे, तो हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, OS स्टैंड फॉर ओपनिंग स्टॉक, NP स्टैंड फॉर नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो ये फार्मूला है, इस दोनों ही टाइप के फार्मूलों से
आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमने पता किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दोनों ही फार्मूले हैं, मैं इसको रब कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो तो हमारे पास हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता कर लिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दूसरे शब्दों में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। अच्छा ये बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके फार्मूले हमारे पास क्या हुए, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा यहां से हमने पता कर लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेंट्री कितने टाइम में खर्च हो जाती है, कितने टाइम हम इन्वेंट्री को, ये जो रेशियो होगा वो टाइम के अंदर आएगा, जो वैल्यू होगी वो टाइम्स में आएगी, मींस हम पहले से कितने ज्यादा इसको खर्च कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर होगी। अब दूसरी बात आती है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ठीक है पहले वाली बात यानी एक साल में हम 6 बार ज्यादा, 6 गुना ज्यादा माल परचेज कर रहे हैं, तो हमें यह भी तो पता करना पड़ेगा ना कितने दिनों बाद हमारा माल खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो, कितने दिनों बाद हमारा माल खत्म हो जाता है और फिर हमें दोबारा परचेज करना पड़ता है, यानी हम माल परचेज करने के कितने टाइम बाद हमारा माल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमें दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए जो हम एवरेज निकालते हैं उसको कहते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या है, डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आईटीआर का मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आप डेज में निकालना चाहते हो, अगर आप मंथ्स में निकालना चाहते हो तो यहां पर मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप दोनों ही तरीके से दोनों ही चीजें आपके लिए जरूरी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हम आगे समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, अब एक बात बताइए, अगर आपको ये बोला जाए इसकी सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम माल परचेज करेंगे इसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा हम कंजप्शन कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि माल हम पहले से ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हम बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है। मींस हायर द रेशियो इज गुड फॉर बिजनेस, लोअर द रेशियो इज बैड फॉर बिजनेस। बिजनेस में माल परचेज ही नहीं कर रहे, हमारा सेल भी नहीं हो रहा होगा तो अभी परचेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास हायर द रेशियो इज गुड फॉर बिजनेस, लोअर द रेशियो बैड फॉर बिजनेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 में करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 मैं इसको रब कर दूं बच्चे, फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। हाँ, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो फार्मूला हमारा 47 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द फ्लोइंग गिवन बिलो, फ्लोइंग डाटा गिवन बिलो। हमारे पास इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री 90,000 देता है और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर
क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है जो कि 1,10,000 है। उसके बाद करता है परचेज। तो इससे एक बात हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में ऊपर ही बोला गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, और एवरेज इन्वेंट्री जो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 होता है। तो क्या हम एवरेज इन्वेंट्री यहां से निकाल सकते हैं? 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? हाँ जी, 2 लाख डिवाइड बाय 2 मींस 1 लाख हो जाता है। तो यहां से हमें एवरेज इन्वेंट्री तो पता लग गई। आगे क्वेश्चन में कहता है परचेज वेजेस कैरीज इनवर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल दिया गया है। क्या क्वेश्चन में, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फार्मूले थे। पहला फार्मूला था नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है? हाँ जी दिया गया है 90,000 रुपीस। क्या हमें नेट परचेज दिया गया है? क्वेश्चन में परचेज दिया गया है। अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो हम इसी को नेट परचेज मानेंगे। जो परचेज है 2,30,000 दिया गया है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं? हाँ जी वेजेस दिया गया है, कितना है? 70,000 वेजेस है। हाँ जी 70,000 वेजेस है। और कैरीज इनवर्ड है। कैरीज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो कैरीज इनवर्ड दिया गया है 20,000। इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया गया है। सेल का हम यहां पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करें, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं जो कि कितना है 1,10,000। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आती है बच्चों बताओगे? हाँ जी 3 लाख आ जाती है। तो 3 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो यहां से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 3 लाख हो जाता है, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 1 लाख आ जाता है। तो हमारे पास 3 टाइम्स ये रेशियो आ जाता है। मींस हम पहले से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा माल परचेज कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या पता करना पड़ेगा? एज ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? डेज, मैं मंथ के अकॉर्डिंग कर लेता हूं। मंथ कितने 12 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 3 4 मंथ्स। अगर मंथ्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, 120 डेज अप्रोक्सीमेट लिखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो 30 डेज ही हो सकता है किसी में 31 होंगे, किसी में 30 होंगे। अगर वो जनवरी फरवरी गया है तो हो सकता है 28 भी होंगे, हो सकता है लीप ईयर है तो 29 भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप अप्रोक्सीमेट 120 डेज लिख देंगे। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये था इन्वेंट्री टर्नओवर।